नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना से लोगों की जान बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर सही समय पर लोगों को टीका मिल जाता तो इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती। काम तो केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कहते हैं सारे अपना अपना। ईडब्ल्यूएस कोटे से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने वाले यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री के भाई ने अपने इस्तीफे का कारण निजी बताया है, लेकिन उनके इस्तीफे को डैमेज कंट्रोल के रूप में ही देखा जा रहा है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी। इसको लेकर के कई तरह के उन पर आरोप लगाए जा रहे थे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं यूपी की सियासत भी गर्मा गई थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक से आज दिनांक 26/5/2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हूं। गरीब कोटे से बने अमीर को आखिरकार पद छोड़ना ही पड़ा। ईडब्ल्यूएस कोटे से हुई नियुक्ति पर मचे विवाद के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु के कुलपति सुरेंद्र दुबे को असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा सौंप दिया है। मीडिया के सामने भावुक हुए अरुण द्विवेदी ने परिवार और भाई के सम्मान की दुहाई भी दी। मेरे ईमानदार एवं कर्मठ तथा स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले बड़े भाई के ऊपर कोई बेबुनियाद आरोप लगे, ये सब मेरे लिए असहनीय है। मैं मानसिक सतरात की स्थिति से गुजर रहा हूं। मेरे लिए मेरे परिवार और बड़े भाई के सामाजिक राजनीतिक सम्मान से ज्यादा अहमियत और किसी भी चीज की नहीं है, इस महत्वपूर्ण पद की भी नहीं है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक से आज दिनांक 26/5/2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हूं। इस्तीफे के बाद विपक्षी दल मंत्री सतीश द्विवेदी पर हमलावर हो उठे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंत्री सतीश दुबे से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया, बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई के इस्तीफे से सरकार की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। 2019 के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर 2021 में कैसे नियुक्ति हुई, जबकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध होता है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बेसिक शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इस्तीफे को नाकाफी बताया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया, मंत्री के भाई की तो चोरी की घटना है जो खुल गई। सवाल यह है कि चोर कौन है? क्या मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला एसडीएम जेल भेजा गया? क्या 2 साल पुराने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर नौकरी देने वाला वीसी गिरफ्तार हुआ? ये फर्जीवाड़ा किसी गरीब बेरोजगार ने किया होता तो? ट्वीट पर हल्ला बोल के बाद संजय सिंह मीडिया के सामने भी आए। मंत्री की संपत्ति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मंत्री की भाई तो चोरी का माल है जो बरामद हो गया। चोर कहां है? कौन है वो जो जिसने इस प्रदेश के गरीब नौजवान की नौकरी खाई? और वो कोई और नहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई? ईडब्ल्यूएस कोटे से अपने भाई की नियुक्ति का मंत्री सतीश द्विवेदी लगातार बचाव कर रहे थे। मंत्री महोदय ने दावा किया था कि उनकी और उनके भाई की आमदनी में अंतर है और उन्होंने चयन प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है।
भाई अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए इनका भाई EWS कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है। उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है, प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया था, लेकिन विपक्ष गरीब कोटे से मंत्री के भाई की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर थी और इसमें मंत्री की मिलीभगत की जांच की मांग कर रही थी। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर कृषि कानूनों के विरोध में आज देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने जगह जगह पुतले फूंककर यह संकल्प दोहराया कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलनकारी किसान भी घर नहीं जाएंगे। हवा में लहराए काले झंडे और जमीन पर जलाए केंद्र सरकार के पुतले। दिल्ली बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक हर तरफ यही नजारा दिखा। कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन के 6 महीने और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर किसान संगठनों ने आज देशव्यापी काला दिवस मनाया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर ये संकल्प दोहराया कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी, किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी। आज 6 महीना पूरा होने पर यहाँ पर बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह लोगों ने काले रंग की पगड़ियाँ बांध रखी हैं, हाथ में काले झंडे हैं। इसके मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। इस बॉर्डर पे तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके, अब तक उस विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा दिखा नहीं। तो आज जो ये काली पगड़ियों के साथ जो प्रदर्शन हो रहा है काले झंडे के साथ, आपको लगता है कि इसका असर होगा सरकार पर? और ये तो ट्रायल है भाई आंदोलन का। कोई आदमी, कोई सरकार बीमार होगी, उस पर ट्रायल चल रहा है कि वह कौन सी दवाई से ठीक होगी। एक आधी दवाई तो उस पर काम करी, उससे कुछ आराम हुआ उसको, सरकार को। वह बंगाल में उसको दवाई दी तो उससे आराम मिला, उसे उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर दवाई कौन सी है। ट्रायल चल रहा है सरकार का। राजस्थान में भी किसान आंदोलन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। जयपुर में किसानों ने काले झंडे लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन किया। सबकी मांग यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। सबका आरोप यही था कि केंद्र सरकार हठधर्मी है। किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर यहाँ पर अब 6 महीने पूरे होने के मद्देनजर काला दिवस मनाया जा रहा है। ये जयपुर में देखिए, यहाँ पर एक पुतला बनाया गया है और इसमें मजदूर किसान विरोधी बताया गया है सरकार को। अब पुतला दहन किया जा रहा है। सीपीआई राजस्थान की सेक्रेटरी हैं कॉमरेड सुमित्रा जी, मैं उनसे बात करता हूं। सुमित्रा जी, 6 महीने पूरे हो गए, अभी तक एमएसपी कानून पे कोई फैसला तक नहीं हुआ जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। इसलिए इसका ये हाल किया है। आज तो पुतले का किया है, अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो सचमुच में जनता ये हाल करेगी। शर्मनाक है, आज 7 साल पूरे हुए मोदी सरकार को एक छत्र राज करते हुए। किसान पड़ा है 6 महीने से सड़कों पर, मजदूरों को निचोड़ के रख दिया, सारी पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, महंगाई आसमान छू रही है। और मोदी है कि जैसे नीरो बंसी बजा रहा वैसे बंसी बजा रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन और सरकार के बीच इस विवाद को सुलझाने को लेकर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार कानून वापसी को तैयार है और न ही किसान संगठन इससे कम पर राजी है। जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर सरकार के खिलाफ नए आईटी नियमों पर व्हाट्सएप हाईकोर्ट पहुंचा और नए नियमों को चुनौती दे दी। नए आईटी नियमों के तहत व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिनल और यानी कि जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया यानी ओरिजिन का पता बताना जरूरी होगा और यह याद रखना होगा। मगर इस नियम को लेकर के व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस कंपनी का यह कहना है कि नए आईटी रूल उसे मजबूत करते हैं कि वो बताए कि कहीं ना कहीं इस बात को मजबूर किया जा रहा है कि वो ये बताए कि आखिर ऐप पर आया कोई मैसेज सबसे पहले कहां से भेजा गया था। यह निजता के अधिकार का हनन है। व्हाट्सएप का यह कहना है कि नए नियमों के प्रावधान असंवैधानिक हैं, निजता के अधिकार का उल्लंघन है
व्हाट्सएप ने गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी स्थिति स्पष्ट की। भारत सरकार का यह कहना है कि वो ये मानती है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अपने नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए वो भी प्रतिबद्ध है। सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना, राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। सरकार को ऐसी गोपनीय जानकारियां तभी चाहिए होती हैं जब भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या उकसाने से संबंधित बहुत गंभीर अपराधों की रोकथाम, जांच या सजा के लिए इसकी आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही और उनकी तरफ से यह जवाब दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना से लोगों की जान बचाने को लेकर के गंभीर नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर सही समय पर लोगों को टीका मिल जाता तो इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती। तो केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। कोरोना से लड़ाई परमाणु बम पर आ गई। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तेवर हर रोज पहले से ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। सियासी जंग में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो बच्चों की जिंदगी की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन्स के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। तो अभी तक लेकिन इन दोनों वैक्सीन्स को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो सूटेबल वैक्सीन्स मिल रही हैं। मॉडर्ना का आज ही अखबारों में आया और फाइजर का थोड़े दिन पहले आया था कि दोनों सूटेबल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करके हमारे बच्चों को लगाई जानी। चंद घंटों के भीतर दूसरी बार मीडिया से मुखातिब हुए केजरीवाल ने यहाँ तक कह डाला कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर गंभीर होती तो कईयों की जान बच जाती। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है, बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी ख़त्म हो गई है। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। केजरीवाल ने दूसरी लहर को लेकर दुनिया की तैयारियों के मुकाबले भारत सरकार की तैयारियों को कमजोर बताया। ये भी कहा कि केंद्र ने वैक्सीन को लेकर राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है
तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी मीडिया के सामने आए। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने अपने आरोपों के पक्ष में वीडियो भी दिखाए। आज 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी को देखा है और दोनों ही बार जिस प्रकार से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में बोल रहे थे, अब कुछ वीडियोस भी दिखाया जाएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपने यू टर्न लिया है। और आज आपको हम कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी केजरीवाल पर सवालों की बारिश की। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, इसके लिए आप अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। आप वैक्सीन खरीदने की आजादी चाहते थे, आपको विकल्प दिया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल को 1 करोड़ 30 लाख टीके कहां मंगवाए हैं। आप कुछ नहीं करने में ही अच्छे हैं। आप बेड, ऑक्सीजन आदि का प्रबंध भी नहीं कर सके, लोग मर गए। कोरोना से बचने का एकमात्र हथियार वैक्सीन है, लेकिन देश इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। कई टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो अधिकांश के पास जरूरत के मुकाबले डोज बेहद कम है। ऐसे में जनता परेशान है और उसकी परेशानी सियासी बयानों में जाहिर हो रही है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी के फैलने को लेकर के स्टडी में अब तक कई चीजें सामने आ चुकी हैं। अब लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। लखनऊ में सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण मिलने की खबर से खलबली मच गई है। ये वायरस गोमती नदी में गिरने वाले खदरा स्थित नाले से मिला है। यहाँ कुछ नाले सीधे गोमती नदी में मिले हैं, तो कुछ का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर करने के बाद नदी में छोड़ा जाता है। इस पानी का इस्तेमाल पीने में भी होता है, लिहाजा लोगों की नींद उड़ गई है। हाल ही में गंगा और यमुना में बहते शवों की तस्वीरें वायरल होने के बाद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने पूरे देश में रिसर्च के लिहाज से 8 सेंटर बनाए हैं। लखनऊ में 3 जगहों रूपपुर, घंटाघर और मछली मुहाल के ड्रेनेज से सीवेज सैंपल लेकर जांच की गई थी। जांच के दौरान बीते 19 मई को पता चला कि रूपपुर खदरा के सीवेज सैंपल में वायरस मिला है और लखनऊ स्थित पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है। अब माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने इस बात की जानकारी आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ को दे दी है। जो डॉक्टर घोषाल है उनकी तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि कई मरीजों के अध्ययन में इस बात को पाया गया है कि मल में मौजूद वायरस भी पानी में पहुंच सकता है और ऐसे में संभावना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के जो मल से सीवेज तक वायरस पहुंचा हो। हालांकि कई शोध पत्रों में भी इस बात की सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पानी से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इस बाबत भी लखनऊ के पीजीआई की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि सीवेज के जरिए नदियों तक पानी पहुंचता है। ऐसे में आम लोगों के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, इस पर फिलहाल अध्ययन अभी किया जाना बाकी है। तो कुल मिलाकर लखनऊ के जिन 3 जगहों से सीवेज के पानी का सैंपल लिया गया था उसमें एक घंटाघर का ये भी सीवेज पॉइंट है जो तस्वीरों के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक सैंपल में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि सामने आई है। हालांकि खुद उज्ज्वला घोषाल का मानना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और रिसर्च करनी होगी। पीजीआई की तरफ से जारी माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के लिखित बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से सांस की बूंदों से फैलता है। ये कुछ रोगियों के मल के नमूनों में भी पाया गया है, जो मुख्य रूप से वायरस का एक टुकड़ा है। सीवेज के नमूनों में SARS-CoV-2 RNA यानी कोरोना वायरस की उपस्थिति साबित नहीं हुई है और इस पर अभी और अध्ययन की जरूरत है। फिलहाल इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस पानी से फैलता है। उज्ज्वला घोषाल फिलहाल कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सीवेज के जरिए ये पानी नदियों तक आता है, जो आम लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक पानी से कोरोना संक्रमण फैलने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।